वाटर होता है वो वाटर आप जैसे ही कंक्रीट में मिक्स करेंगे, कंक्रीट माने कि जब आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे एग्रीगेट है, दिस इज एग्रीगेट, और ये सैंड है और इसके अंदर आपने सीमेंट भी डाल रखा है। जैसे आप इसमें वाटर ऐड करेंगे तो सीमेंट अपना क्या करेगा, सीमेंट जो है इस वाटर के साथ जैसे टच में आएगा तो ये बाइंडिंग नेचर देना शुरू कर देगा, और बाइंडिंग नेचर देना शुरू कर देगा मींस ये क्या करेगा, सीमेंट जो है सैंड के साथ मिलके एक स्लरी बनाता है, और ये स्लरी इस एग्रीगेट के चारों साइड चिपक के एक सॉलिड फॉर्म बनाती है, और उसी सॉलिड फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं, कंक्रीट बोलते हैं। ये हम लोग डेफिनेशन में देख चुके हैं। पॉइंट ये आता है कि जब सीमेंट वाटर के साथ टच में आता है तो टच में आते ही ये क्या करता है, बाइंडिंग नेचर देता है। बाइंडिंग नेचर देने का मतलब इसके अंदर कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, इसमें कुछ न कुछ केमिकल रिएक्शन होती है, और जहां पे केमिकल रिएक्शन की बात आ जाती है तो दोस्तों हम ये जानते हैं कि 11वीं या 12वीं क्लास से जो आप सबने किया होगा तो वहां से हम ये जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन के अंदर किसी भी दो एलिमेंट को अगर आप टच में लाते हैं या कांटेक्ट में लाते हैं या मिक्स करते हैं तो उन दोनों की प्रॉपर्टी डिसाइड करती है कि वहां पे रिएक्शन कैसी होगी, राइट। तो यहाँ पे जब मैं ये बोल रहा हूं कि वाटर जो है मेरे पास में सीमेंट के साथ मिलता है तो ये केमिकल रिएक्शन बनाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वाटर मेरे पास में फ्री फ्रॉम ऑल इंप्योरिटीज होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल इंप्योरिटीज होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई भी इसमें एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर नहीं होना चाहिए, ऑयल नहीं होना चाहिए, साफ यानी कि क्लीन होना चाहिए, सोल्ट नहीं होना चाहिए यानी कि आप समुद्र का पानी नहीं ले सकते। तो जितने भी पैरामीटर हैं वो सारे इसमें नहीं होने चाहिए, इंप्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, राइट, यानी कि नॉर्मल वाटर होना चाहिए। तो जैसे ये वाटर इसके साथ मिलेगा केमिकल रिएक्शन बनाएगा, केमिकल रिएक्शन बनाएगा तो ये क्या करता है, इस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और इस कंक्रीट को वर्केबल बनाता है। इस कंक्रीट को क्या बनाता है, वर्केबल बनाता है। वर्केबल का मतलब है कि आप नॉर्मली इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। तो पहला पॉइंट आ जाता है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाटर इन कंक्रीट। तो पहला पॉइंट आता है व्हाट इज द पर्पस। तो पर्पस क्या हो गया, वाटर का पर्पस ये हो गया कि टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी। दूसरा क्या पर्पस हो गया कि भाई वाटर सीमेंट के जैसे टच में आएगा तो ये इस सीमेंट को क्या कर देता है, हाइड्रेट कर देता है। ये इसको क्या करता है, हाइड्रेट करता है। तो वाटर का जो पर्पस होगा कंक्रीट के अंदर वो पर्पस होता है टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी एंड टू हाइड्रेट द सीमेंट, एंड टू हाइड्रेट द सीमेंट। ठीक है, तो ये हमारे पास वाटर के लिए पहला पॉइंट हो जाएगा। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज द पर्पस। पर्पस के अंदर हो जाएगा फर्स्ट अगर हम देखें तो टू हाइड्रेट द सीमेंट, और दूसरा हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, टू इंप्रूव वर्केबिलिटी, टू इंप्रूव वर्केबिलिटी। लिखिए इसको। अब हम जो भी पॉइंट लिखेंगे सारे के सारे वाटर के लिए होंगे। ये शायद 7-8 पॉइंट है इसके जो आपको ध्यान रखने हैं। तो पहला पॉइंट हो गया पर्पस। पर्पस के अंदर हो गया पहला कि हाइड्रेट द सीमेंट, जो भी सीमेंट है उसको हाइड्रेट करना। हाइड्रेट करने का मतलब है केमिकल रिएक्शन बनाना, मतलब बाइंडिंग नेचर में कन्वर्ट करना। और दूसरा इसी का और क्या पर्पस होता है, टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी, टू इंप्रूव द वर्केबिलिटी। ये हो जाएगा पॉइंट। अब यहाँ पे फिर एक वर्ड आ गया व्हाट इज द वर्केबिलिटी। तो व्हाट इज द वर्केबिलिटी, तो यहाँ पे नोट करके वर्केबिलिटी का डेफिनेशन लिख लीजिए। तो वर्केबिलिटी के लिए डेफिनेशन लिख लीजिए। नेक्स्ट, दिस इज द वन। आपको यही लिखना, ऊपर वाला पॉइंट अभी नहीं लिखना, मैं सिस्टमेटिक लिखवा दूंगा।
तो वर्केबिलिटी हो जाएगा दोस्तों मेरे पास, क्या होगा ये, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ फ्रेशली मिक्स कंक्रीट और मोर्टार विच डिटरमाइन द ईज एंड होमोजेनिटी विथ विच इट कैन बी मिक्स प्लेस और कॉम्पैक्टेड एंड फिनिश। मतलब इसको बेसिकली ये बोला जा सकता है इजी टू वर्क, इसको बोला जा सकता है इज टू वर्क, यानी कि आप बड़े आसानी से किसी भी कंक्रीट को कितना अच्छे से यूज कर सकते हैं, चाहे वो मिक्सिंग में हो, प्लेसिंग में हो, कॉम्पैक्शन में हो या फिनिशिंग में हो, तो जितने आसानी से कर सकते हैं उतना ही उसको हम लोग अच्छा वर्केबल बोलते हैं। तो आईएस कोड के अंदर डेफिनेशन ये दे रखा है। ये ब्रैकेट में लिख लेना, दिस इज द ईज टू वर्क, EASE ईज टू वर्क। ये क्लियर, मतलब सिंपल शब्दों में बोलने के लिए ये स्टेटमेंट हो सकता है। ओके, सो ये हमारे पास में पहला पॉइंट हो गया, इसमें वर्केबिलिटी हो गया। दूसरा पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा सेकंड पॉइंट, और सेकंड पॉइंट में ये लिखिए, वाटर यूज फॉर मिक्सिंग एंड क्योरिंग इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज सच एज ऑयल, एसिड, एल्कलीज, सॉल्ट, शुगर एंड ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सेकंड पॉइंट हो जाएगा। Water used for mixing and curing is free from impurities such as oil, acids, alkalis, salts, sugar and organic material. तीसरा पॉइंट हो जाएगा, जब हम ये बोल रहे हैं कि वाटर मेरे पास में फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज होना चाहिए, यानी कि ना तो इसमें ज्यादा एसिडिक नेचर होना चाहिए, ना ही ज्यादा इसमें बेसिक नेचर होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेरे पास में जो भी मैं वाटर यूज कर रहा हूं, दैट इज पीएच ऑफ वाटर। पीएच ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो पीएच ऑफ वाटर शुड नॉट लेस देन 6, या इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये 6 से ज्यादा होना चाहिए, राइट। शुड नॉट लेस देन 6, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं। पॉइंट ये आता है कि 6 से ज्यादा कितना, 7, 8, 9, 10, 11, 12, हाउ मच, तो ये बोलते हैं हम लोग शुड बी इन रेंज ऑफ 6 to 8.5। तो ये हम लोग बोलते हैं कि भाई हमारे पास में पीएच जो रहता है वाटर का वो रहना चाहिए। अगर सल्फेट्स हैं इसके अंदर तो आप लोग 9 तक जा सकते हैं, बट 8.5 इज बेटर, इससे ज्यादा आप ना जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट, पीएच ऑफ वाटर शुड नॉट लेस देन 6। मोहित बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने। दिस इज द थर्ड पॉइंट, पीएच ऑफ वाटर should not less than 6, means it should be in range of 6 to 8.5. 6.4 है ऋषिकेश, व्हाट इज दिस। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास में तीसरा पॉइंट। नाउ अब यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं, है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट पहले समझिएगा, बाद में इसको लिखना है। चलिए, तो ये हो गया मेरे पास में तीसरा पॉइंट। नाउ अब यहां पे थोड़ी सी बात करते हैं, है ना, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फोर्थ पॉइंट पहले समझिएगा, बाद में इसको लिखना है। तो दोस्तों अभी भी हमने ये देखा कि भाई मेरे पास में वाटर और सीमेंट जो होता है वो केमिकल रिएक्शन देता है।
और केमिकल रिएक्शन जो होती हैं वो हम लोग ये बोलते हैं कि जो वाटर यूज कर रहे हैं वो वाटर जो है मेरे पास फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज होना चाहिए, वो सारा हम लोग देख चुके हैं। और इसके लिए हम लोग ये भी बोल चुके हैं कि भाई ना तो ये ज्यादा एसिडिक हो ना ये ज्यादा बेसिक नेचर में हो। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, सुनिएगा ध्यान से। वाटर सीमेंट रिएक्शन जो होगा, वाटर सीमेंट रिएक्शन जो होगा, वाटर सीमेंट रिएक्शन जो होता है, ये जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन होता है दैट इज द केमिकल रिएक्शन। ये हो जाएगा केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन भी कौन सा, अगर मैं बात करता हूं तो ये रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कौन सी है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, इस रिएक्शन में हीट क्या होती है, हीट इवोपरेट होती है। हीट क्या होती है, हीट इवोपरेट होती है। हीट इवोपरेट होने की वजह से, हीट इवोपरेट होने की वजह से ड्यू टू दिस हीट क्रैक विल डेवलप, क्रैक डेवलप। और इन्हीं क्रैक को बोला जाता है थर्मल क्रैक। इन्हीं क्रैक को क्या बोला जाता है, थर्मल क्रैक बोलते हैं। इन्हीं क्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैक बोलते हैं, राइट। अब इस थर्मल क्रैक को रोकने के लिए, इस थर्मल क्रैक को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस क्रैक, टू प्रिवेंट दिस क्रैक, इन क्रैक को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन क्रैक को रोकने के लिए हम लोग जो है वो, इन क्रैक को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो वापस देखते हैं। वाटर सीमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। दो तरह की रिएक्शन होती है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हीट इवोपरेट होती है और इसी हीट की वजह से जो क्या होता है, क्रैक डेवलप होते हैं। तो क्रैक क्योंकि हीट की वजह से डेवलप हो रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, थर्मल क्रैक बोलते हैं। और ये थर्मल क्रैक को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट दिस क्रैक, हम क्या करेंगे कि भाई सीमेंट की क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितनी ज्यादा सीमेंट होगी उतनी ज्यादा हाइड्रेशन होगा। हाइड्रेशन होने का मतलब उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी, जितनी ज्यादा रिएक्शन होगी उतनी ज्यादा हीट डेवलप होगी। तो इसके लिए आईएस कोड ये कहता है कि थर्मल क्रैक को रोकने के लिए, थर्मल क्रैक को रोकने के लिए आप क्या करिए, एक फिक्स क्वांटिटी कर दीजिए कि इससे ज्यादा आप सीमेंट यूज नहीं कर सकते। अगर आप यूज करेंगे तो क्रैक होगा ही होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है। तो इसके लिए पहला हो जाएगा मेरे पास, क्या हो जाएगा, टू प्रिवेंट दिस क्रैक, IS 456-2000, IS 456-2000 restrict the use of cement beyond 450 kg पर मीटर क्यूब। कि भाई ये IS 456 क्या कहता है, IS 456 ये कहता है कि आप 450 kg पर मीटर क्यूब से ज्यादा सीमेंट यूज नहीं कर सकते। दूसरा हो जाएगा, अच्छा ये IS 456 रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ सीमेंट बियॉन्ड 450 kg पर मीटर क्यूब। थर्मल क्रैक को रोकने के लिए एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं दूसरा हो जाएगा प्रॉपर क्यूरिंग। तो थर्मल क्रैक को रोकने के लिए हम लोग जो है वो प्रॉपर क्यूरिंग भी करते हैं, ठीक है। अब यहां से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, हालांकि सीटी का, बट यहीं पे बता देता हूं कि जितनी ज्यादा सीमेंट आप यूज करते हैं, तो जब सीमेंट वाटर के टच में आती है, केमिकल रिएक्शन बनाती है, सेंड के साथ मिलके स्लरी बनाती हैं। तो जब ये स्लरी बनाती हैं तो अपना वॉल्यूम एक्सपांड करती हैं। अपना वॉल्यूम क्या करती हैं, एक्सपांड करती हैं। और इसी एक्सपांडेड वॉल्यूम को, यानी कि जो मिक्स बना हुआ उसको हम लोग प्लेस करते हैं, प्रॉपर कॉम्पैक्शन करते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे कंक्रीट पेस्ट से सॉलिड फॉर्म में जाती हैं, तो उस टाइम सीमेंट अपना वॉल्यूम क्या करती है, श्रिंक करती है,
अपना वॉल्यूम वापस कम करने की कोशिश करती हैं। तो इस वॉल्यूम चेंज की वजह से जो क्रैक होता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज क्रैक, उसको हम लोग श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूं, जब आप सीमेंट को वाटर के साथ टच में करते हैं तो सीमेंट क्या करती है, सैंड के साथ जब स्लरी बनाती है तो अपना वॉल्यूम एक्सपांड कर लेती हैं, और इसी एक्सपांडेड वॉल्यूम जो कंक्रीट की फॉर्म में है अभी, उसको हम लोग पेस्ट करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं। जैसे जैसे कंक्रीट पेस्ट फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में जाती हैं तो अपना वॉल्यूम श्रिंक करती हैं, यानी कि वापस कम करने की कोशिश करती हैं। तो इसी श्रिंक होने की वजह से, यानी कि वॉल्यूम कम करने की वजह से जो क्रैक अपीयर होता है उसको हम लोग श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। इसी वॉल्यूम के कम होने के कारण जो क्रैक अपीयर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्रिंकेज क्रैक बोलते हैं। तो श्रिंकेज क्रैक को रोकने के लिए भी आईएस कोड ये कहता है कि आप इससे ज्यादा जो है वो इससे ज्यादा आप सीमेंट यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे इसको मेंशन कर देता हूं, क्लियरली मेंशन कर देता हूं यहां पे। टू ये हो जाएगा टू प्रिवेंट थर्मल क्रैक, टू प्रिवेंट थर्मल क्रैक और श्रिंकेज क्रैक। IS 456/2000 restrict the use of cement beyond 450 kg per meter cube। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। इसको मैं पैराग्राफ में लिखा हूं या ऐसे ठीक है? आई थिंक ऐसे बढ़िया है। सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट। वाटर सीमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होता है जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इससे हीट इवोपरेट होती है, और इस हीट की वजह से जो क्रैक होते हैं उनको हम थर्मल क्रैक बोलते हैं। इस थर्मल क्रैक को रोकने के लिए हम लोग ये दो बातें करते हैं। आई थिंक दैट्स बेटर, या पैराग्राफ में लिखाया जाए? नोट करिए इसको। रिवर या पॉन्ड दोनों में कौन सा वाटर सुटेबल रहेगा? श्रीनाथ अभी वेट करो बेटा, अभी हम बात करते हैं, सारी बातें करेंगे। लिखा है बेटा, यही तो लिखा, ये श्रिंकेज क्रैक का कारण यही तो बताया मैंने। श्रिंक होने की वजह से जो क्रैक होते हैं उसको हम लोग श्रिंकेज क्रैक ही बोलते हैं। हम इस पे बात नहीं कर रहे क्यों, देखिए ये सारा भी सिटी में चले जाएंगे। जनरली हम लोग जब टेस्टिंग के लिए कुछ पैरामीटर बनाते हैं, स्पेसिमेन बनाते हैं, तो उसको हम 28 डेज के लिए क्यूरिंग करते हैं। बाकी किस कंपोनेंट के लिए कितना क्यूरिंग ड्यूरेशन होगा वो डिपेंड्स करता है मेंबर टू मेंबर। मोहित आर्या, थर्मल ड्यू टू हाइड्रेशन एंड श्रिंकेज ड्यू टू वॉल्यूम रिडक्शन, बिल्कुल सही। थर्मल ड्यू टू हाइड्रेशन बोल सकते हैं, हाँ, एंड श्रिंकेज ड्यू टू वॉल्यूम रिडक्शन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्लियर? तो ये फोर्थ पॉइंट हो गया, दैट इज वाटर सीमेंट रिएक्शन को लेके। आई होप कि सबने लिख लिया होगा। बताओ प्रवीण कुमार, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट बिल्कुल सिलेबस में, पहले इस पे ध्यान दे लेते हैं, सारे टॉपिक करवा दूंगा आपको। थोड़ा डिस्टर्बेंस ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, है ना। सारे टॉपिक हो जाएंगे, बस ये विश्वास रखिए। जिस तरीके से हम लोग कर रहे हैं आपको आइडिया लग गया होगा कि कोशिश ये हमारा है कि इंडिया के किसी भी जेईएन एईएन का जो पेपर आप दो तो वो आप आसानी से बना सको। मैं ये नहीं बोलता कि ईएससी का सारा बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, बेच एसएससी का तो ईएससी के सारे नहीं बनेंगे, हाँ कुछ हद तक बन जाएंगे। गेट का बन जाएगा कुछ हद तक, वो भी बन जाएगा, अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद बन भी जाए, ठीक है ना। बाकी एईएन जेईएन के सारे बन जाएंगे, इतना विश्वास है। तो ये बीच में ना पूछे तो ज्यादा अच्छा होगा। क्या बात कर रहे थे हम लोग? फोर्थ पॉइंट हो गया, हाँ। अब आगे बात कर लेते हैं।
वाटर के ही बात कर रहे हैं तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा कि अब पॉइंट ये आता है कि वाटर बाय सीमेंट रेशियो जो रहता है, वाटर बाय सीमेंट रेशियो जो रहता है वो क्या होगा, वाटर बाय सीमेंट रेशियो वाटर बाय सीमेंट रेशियो। क्लियर? तो पहले इसी वर्ड को बात कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए मैं एक आपसे क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए ये आपके पास में कोई भी एक मिक्स है, कोई भी एक मिक्स है जिसके अंदर आपने 10 kg जो है वो 10 kg कुछ भी मान लो 5 kg ले लो, 5 kg आपने जो है वो एग्रीगेट मिलाया है। दिस इज द एग्रीगेट। मैं रेंडम डेटा ले रहा हूं, इसको कोई किसी चीज से कोरिलेट मत करिएगा। और इसके अंदर मैंने जो है वो 2 kg सेंड ले लिया, दिस इज द सेंड। और इसके अंदर मैंने जो है वो 2 kg सीमेंट, 2 kg सीमेंट, मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, दिस इज 3 kg मान लो, राइट। और इस मिक्स के लिए, इस मिक्स को हाइड्रेट करने के लिए इस मिक्स के अंदर मैंने 1 लीटर जो है वो वाटर ऐड किया, 1 लीटर वाटर ऐड किया मैंने। क्लियर है? क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप कर रहा हूं कि फॉर दिस मिक्स का मतलब है इसके लिए आपके पास स्टैंडर्ड डेटा क्या है, टेबल में क्या लिखा है वगैरह वगैरह, वो इसके लिए मान्य नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली मेंशन कर रहा है कि गिवन मिक्स के लिए व्हाट इज W by C रेशियो, वाटर बाय सीमेंट रेशियो क्या होगा। पहला ऑप्शन दे रखा है दैट इज इक्वल टू 1/2, दूसरा दे रखा है ग्रेटर देन 1/2, तीसरा दे रखा है लेस देन 1/2, चौथा दे रखा ऑल नहीं, नन ऑफ दीज। दो कंडीशन आपको मान्य, दो कंडीशन है जो आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन 1 ये बोल रहा है कि यहाँ पे लीटर है, यहाँ पे केजी है, यूनिट कन्वर्जन की वजह से जो लॉसेस हो रहा है उसको आप नेग्लेक्ट करना है। यूनिट कन्वर्जन की वजह से जो लॉस हो रहा है उसको आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट करना है। दूसरा, चूंकि वाटर सीमेंट रिएक्शन केमिकल रिएक्शन होती है, अभी भी हमने देखा हीट इवोपरेट होती है, यानी कि आप जानते हैं कि वाटर का लॉसेस होता है, तो इवोपरेशन की वजह से जो लॉसेस हुआ है उसको भी आपको नेग्लेक्ट करना है। मतलब ये मान के चलना है कि जितना पानी मिला रहे हैं वो वहां पे वही है, कोई इवोपरेट नहीं हुआ है, और यूनिट की वजह से जो लॉसेस हुआ वो भी नहीं है। तो आपको ये बताना है कि इस मिक्स के लिए व्हाट इज दैट W by C रेशियो, एंड ऑप्शंस आर 1 2 3 4। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू आंसर प्लीज, जो अभी तक आप जानते हैं उसके बेसिस पे आंसर दीजिए प्लीज। प्रवीण, अच्छा आंसर दे दिया प्रवीण का। जितने भी लाइव हैं मैं चाहता हूं सब लोग आंसर दें, ये लाइव क्लास है, कोई नहीं देख रहा, ना तुम्हारा चेहरा सामने आ रहा है। एवरीवन आंसर प्लीज, एग्जाम में क्वेश्चन ही आएंगे, और थ्योरेटिकल जो पार्ट था हमारा धीरे धीरे खत्म होने पे, अब न्यूमेरिकल पार्ट या अच्छी बातें शुरू होने वाली है। तो आंसर प्लीज, जितने भी लाइव हैं मैं चाहता हूं सब लोग आंसर दें। आपको ABC 1 2 3 4 लिख दीजिए। प्रिंस ए, अभिषेक, शिवम, नहीं प्रिंस का क्या है, प्रिंस का C 3, और ये हैं कौन कौन, अभिषेक, शिवम, संदीप इक्वल टू हाफ, सिद्धार्थ, ऋषिकेश, अमर, क्या बात है, बहुत कम आंसर दे रहे हो। पवन, अरिजीत, राजकुमार, प्रिंस अभी ये नहीं, अभी नहीं, एक्सप्लेनेशन नहीं। 8 फिर से दे, रघुनाथ, एटलीस्ट 9 मार्क्स तो अपनी मुट्ठी में होंगे। 1 मार्क्स रख लेते हैं, कुछ भी पूछ लें, बट 9 मार्क्स अपनी मुट्ठी में होंगे। बस आप इस रेस्पॉन्स को कम मत करिएगा, है ना, बाकी मेरी जिम्मेदारी है सब्जेक्ट बनाने की। चलो तो ओके, तो डिस्कशन कर लेते हैं क्या कहानी है इसकी, फिर आगे इसको पॉइंट आउट कर लेते हैं। तो पॉइंट ये होता है कि भाई हमने जब हम बात करते हैं कि क्या बोलते हैं,
9th क्लास में या 8वीं क्लास में आपने देखा होगा कि जब आपको रेशियो यानी कि फ्रैक्शन जब बताया जाता है तो आपको उसका मीनिंग भी बताया जाता है। आई होप कि बताया गया होगा। तो इसका मीनिंग क्या है कि अगर मैं W/C रेशियो की बात करता हूं तो इसका मीनिंग क्या है कि जितना वाटर इस सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए, ध्यान से सुनना, जितना वाटर इस सीमेंट को हाइड्रेट करने के यूज में आएगा वही वाटर यहां पे लिखा जाएगा। डजन मैटर आपने कितना ही क्यों ना ऐड किया हो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, दैट वाटर विच इज एक्चुअली यूज्ड टू हाइड्रेट द सीमेंट दैट इज रिटन हियर डजन मैटर हाउ मच यू एडेड। यानी कि जितना वाटर सीमेंट को हाइड्रेट करेगा, यानी कि जितना मेरे पास में सीमेंट है, अगर मैं यहां पे बात करता हूं, इसके लिए अगर मैं बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, 2 kg सीमेंट है और इस 2 kg सीमेंट को हाइड्रेट करने के लिए जितना वाटर यहाँ पे यूज होगा वही वाटर यहाँ पे लिखा जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना ऐड क्यों ना किया हो। क्लियर है? तो सर आपने तो बोला था आपने 1 लीटर वाटर ऐड किया तो 1/2 हो गया। 1/2 हो गया तो भाई मेरे पास में पहला ऑप्शन आ जाना चाहिए, राइट? पहला ऑप्शन आ जाना चाहिए। तो जिसका भी पहला था वो गलत है, वो गलत है। कारण क्या है कि 1 लीटर वाटर जब मैंने ऐड किया तो उस एडेड वाटर में से कुछ वाटर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया। कुछ वाटर एग्रीगेट ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। जो वाटर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया वो वाटर अब सीमेंट को हाइड्रेट करने के काम में नहीं आ रहा है। क्योंकि कुछ वाटर, जैसे मान लो मैंने 1 लीटर वाटर ऐड किया, उसमें से अगर 100 ml या 50 ml भी अगर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो दैट वाटर विच नॉट यूज टू हाइड्रेट द सीमेंट। इट मींस कि जितना वाटर हमने ऐड किया है पूरा का पूरा सीमेंट को हाइड्रेट करने के काम में नहीं आ रहा है, उससे कम आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे ये 1 नहीं लिखा जाएगा, ये लेस देन 1 होगा। तो ये यहाँ पे W/C रेशियो जो होगा दैट इज लेस देन 1/2, लेस देन 1/2। तो जिसका आंसर ये इसके बेस पे है कि भाई यहाँ पे जितना वाटर ऐड किया उस ऐड वाटर में से कुछ वाटर एग्रीगेट ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो एडेड वाटर माइनस एब्जॉर्ब वाटर, जो बचा हुआ वाटर है वही यहाँ पे लिखा जा रहा है। तो जिसका आंसर इसके रेस्पेक्ट में है वही उन्हीं लोगों का सही है, बाकी जिन्होंने किसी और आधार पे दिया वो गलत है। तो मेरे पास पॉइंट क्या बन गया, 5वां पॉइंट, कि इन W/C रेशियो यानी कि इन वाटर बाय सीमेंट रेशियो वाटर इज फ्री वाटर, वाटर इज फ्री वाटर, और फ्री वाटर को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एडेड वाटर माइनस वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो 5वां पॉइंट लिखो। 5वां पॉइंट लिखिए। 5वां पॉइंट हो जाएगा इन वाटर बाय सीमेंट रेशियो, इन वाटर बाय सीमेंट रेशियो वाटर इज फ्री वाटर, वाटर इज फ्री वाटर। और फ्री वाटर क्या हो जाएगा अगर हम देखें तो फ्री वाटर हो जाएगा दैट इज, ये हो जाएगा एडेड वाटर माइनस वाटर एब्जॉर्ब बाय एग्रीगेट। Calculation of cements and aggregate we take 0.54 more volume or more what I think ऋषिकेश I hope कि आपका आंसर क्लियर हो गया होगा। बेटा आपने जो लिखा है अभिषेक एंड ऋषिकेश और जिनका भी गलत रहा है सबका क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज द 5th पॉइंट।
चलिए, सो दिस इज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ सिक्स्थ पॉइंट, छठा पॉइंट हो जाएगा। अगर हम वाटर की बात करें तो भाई मेरे पास में स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर माने कंक्रीट के लिए अगर मैं बात करता हूं तो कंक्रीट में हम लोग तीन तरीके का वाटर जो है वो जनरली डिफाइन करते हैं कि भाई तीन तरीके का वाटर हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा यूज करेंगे नहीं करेंगे उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो मेरे पास में वाटर जो होते हैं वो बेसिकली मैं तीन तरीके का वाटर देख सकता हूं। पहला आता है मेरे पास में प्रपोज वाटर। प्रपोज वाटर, प्रपोज वाटर का मतलब ये है कि मान लीजिए मैं किसी भी सिटी के अंदर बिल्डिंग बना रहा हूं, पास में कोई रिवर है या सी है या लेक है, तो ऑब्वियस सी बात है हम चाहेंगे कि वही वाटर यूज कर ले। तो दैट वाटर इज प्रपोज बाय द इंजीनियर कि भाई ये एक्सेप्ट है या नहीं, आप उसको चेक करके बताइए। सो दैट इज द प्रपोज वाटर, ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा उसको हमें चेक करना होगा। दूसरा आता है डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर आप अच्छे से जानते हैं, डिस्टिल्ड वाटर जो होता है बिस्लरी वगैरह ये जो है ये डिस्टिल्ड वाटर में, तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर तो बनाएंगे नहीं जिसमें बिस्लरी से जो है वो क्योरिंग की गई है या मिक्सर किया गया। सो दैट इज वेरी अनइकोनॉमिकल और ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तीसरा आता है पोर्टेबल वाटर। तीसरा आता है दैट इज द पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब ये है कि जो वाटर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए पीने योग्य है, यानी कि कंजम्पशन योग्य है, जिससे वो कुकिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए या बाकी अदर पर्पस के लिए यूज करता है, उसको हम लोग पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। तो ये मेरे पास में तीन तरीके का वाटर है। तो कौन सा वाटर हम लोग यूज करेंगे या नहीं करेंगे उसके लिए अगर हम बात करें तो क्या होगा, उसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm cube, 150 mm cube with cube, अरे यार, cube of proposed water should not less than 0.9 या 90% of strength of cube। STH का मतलब स्ट्रेंथ, मैं बार बार कई बार ऐसा भी लिख दूंगा तो आप समझ जाना। स्ट्रेंथ ऑफ क्यूब विथ डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, तो प्रपोज वाटर से आप 150 mm का क्यूब बनाते हैं और उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो स्ट्रेंथ डिस्टिल्ड वाटर से जो आपने क्यूब बनाया है उससे उसके 90% से कम नहीं होनी चाहिए। अगर लेस हो गया तो आपने जो वाटर प्रपोज किया है, चाहे वो लेक का हो, पॉन्ड का हो, रिवर का हो, कहीं से भी हो, तो वो वाटर मिक्सिंग के लिए और क्योरिंग के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। एवरीवन क्लियर, राइट? सो दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये लिख लीजिए, पहले ये लिखिए, वाटर तीन तरीके का, प्रपोज वाटर दैट प्रपोज दैट कि इसको हम लोग यूज करेंगे फॉर द मिक्सिंग, क्योरिंग एंड एनी अदर पर्पस। डिस्टिल्ड इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म एंड पोर्टेबल दैट इज suitable for consumption for human being। तो छठा पॉइंट लिखिए, साउंड आउट। मोहित, रिफ्रेश योर अकाउंट। चलो, तो दिस इज द वन। नाउ नेक्स्ट, इसी में आगे लिखना है। कौन सा पॉइंट था हमारे पास, ये छठे पॉइंट के अंदर ही आपको आगे ही लिख लो या सातवां पॉइंट बना लो, जो आपको सही लगे, जो आपको सही लगे।
कौन सा पॉइंट हो गया ये मेरे पास, दैट इज द 6th पॉइंट, और ये हो जाएगा 7वां पॉइंट जो भी हमने लिखा है। नाउ 8वां पॉइंट, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8वें पॉइंट के अंदर पॉइंट ये होगा कि जो पोर्टेबल वाटर बोल रहे हैं, पोर्टेबल वाटर के लिए क्या पॉइंट हो जाएगा, दैट इज पोर्टेबल वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर दैट इज फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, नॉर्मल जो डेली लाइफ में जो वर्किंग जो काम होते हैं उनमें यूज करने के लिए जो वाटर होता है पोर्टेबल वाटर होता है। इसके लिए परमिसिबल लिमिट फॉर सॉलिड, जो भी इसके अंदर कंपोनेंट होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसमें कितना आप मैक्सिमम अलाउ कर सकते हैं एज पर IS 3025 कोड के अनुसार। तो ऑर्गेनिक कंटेंट 200 mg पर लीटर, इनऑर्गेनिक 3000 mg पर लीटर, सल्फेट 400 mg पर लीटर, क्लोराइड्स जो रहते हैं PCC के लिए 2000 mg। 8 से 10 क्वेश्चन स्टेबल से आ रखे हैं, सो इसको ध्यान रखना है, नोट करिए। तो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था, ये 8वां पॉइंट हो गया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 9वां पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होगा, तो कुछ पॉइंट है वाटर को लेके ही, तो वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा किसी भी मिक्स के अंदर कितना वाटर रिक्वायर्ड होगा ल्यूब्रिकेशन के लिए, मतलब प्रॉपर मोटार बनाने के लिए, वो डिपेंड करता है एग्रीगेट टाइप पे, टेक्सचर पे और ग्रेडिंग पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा दैट इज 9वां पॉइंट हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ल्यूब्रिकेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट टाइप, कितना एग्रीगेट टाइप ऑफ एग्रीगेट कैसा है, टेक्सचर कैसा है उसका, और ग्रेडिंग कैसी है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। सो दिस इज द 9th पॉइंट। चलिए, तो हमारे पास में डेफिनेशन के अंदर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन, सो इस डेफिनेशन में अगर हम देखें दोस्तों तो हम ल्यूब्रिकेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीगेट टाइप, कितना एग्रीगेट टाइप ऑफ एग्रीगेट कैसा है, टेक्सचर कैसा है उसका, और ग्रेडिंग कैसी है, तो ये इस पे डिपेंड करता है। सो दैट इज द एड मिक्सर। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, दैट इज द एड मिक्सर। एड मिक्सर ओके, पॉइंट ये आता है कि एड मिक्सर, देखिए पहला है एड मिक्सर जो ऐड किया जाता है IS 9103 कोड के अनुसार हम लोग एड मिक्सर ऐड करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि एड मिक्सर का रोल क्या है कंक्रीट के अंदर। तो जनरली अगर हम ये जानते हैं कि भाई एड मिक्सर की अगर हम बात करें तो एड मिक्सर एक तो सेटिंग टाइम को चेंज करता है, इनिशियल सेटिंग टाइम जो कि 30 मिनट्स होता है उसको चेंज कर देता है, फाइनल सेटिंग टाइम को भी चेंज कर देता है। तो जब हमारे पास में इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि ये इसको चेंज कर रहा है, इसको ये चेंज कर रहा है, तो भाई टाइम चेंज करने का मतलब ये रहा, टाइम चेंज करने का मतलब इनिशियल फाइनल टाइम चेंज करने का मतलब ये रहा कि मेरे पास में कंक्रीट, ध्यान से सुनिएगा, बिना रटे कैसे याद रखना है, टाइम चेंज करने का, सेटिंग टाइम चेंज करने का मतलब ये है कि भाई वहां पे जो रिएक्शन हो रही थी, वाटर सीमेंट रिएक्शन जो हो रही थी, उस रिएक्शन को अफेक्ट करेगा, इस रिएक्शन को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा।
अफेक्ट करने का मतलब क्या रहा कि अगर मेरे पास में सेटिंग टाइम को अगर बढ़ा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वाटर सीमेंट रिएक्शन की जो रेट है उसको रिड्यूस कर देगा। पहले जिस रेट से रिएक्शन हो रही थी, जितने कम टाइम के अंदर रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही थी, उस रिएक्शन टाइम को इसने बढ़ा दिया तो सेटिंग टाइम भी बढ़ गया। क्लियर सी बात है, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा कि अगर मेरे पास में इनिशियल सेटिंग टाइम, इसके रेट को क्या कर दिया, सॉरी मैं उल्टा बोल गया शायद, वाटर सीमेंट रिएक्शन जो पहले जिस टाइम पे हो रही थी या जिस रेट से हो रही थी उस रेट को यानी कि स्लो कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो सीमेंट है स्लो कर दिया इसको, तो ऑब्वियस सी बात है उसका सेटिंग टाइम क्या हो गया, बढ़ गया। अगर मैं इस रिएक्शन की स्पीड बढ़ा दूं तो सेटिंग टाइम क्या होगा, जल्दी आ जाएगा, क्विकली हमें मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर बनाया कहां जा रहा है और किस सर्कमटेंसेस में है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि मुझे अगर अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन करना है, अंडर सी वाटर अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पे वाटर सीमेंट रिएक्शन मुझे स्लो चाहिए या स्पीडली चाहिए, राइट। वाटर सीमेंट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो अगर मुझे अंडर सी वाटर कंस्ट्रक्शन करना है तो वहां पे जो रिएक्शन है वो रिएक्शन स्लो चाहिए या स्पीडली चाहिए। सो इट इज वेरी ऑब्वियस कि जब मैं अंडर वाटर कंस्ट्रक्शन करता हूं तो वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन जो रहता है वो रिएक्शन हम क्या चाहते हैं, स्पीडली हो, ताकि क्विकली स्ट्रेंथ हमें गेन कर सके और हम लोग रैपिडली वर्क कर सके। तो उस केस में हम लोग जो एडमिक्सर मिलाएंगे वो एडमिक्सर ऐसा होगा कि इस W/C रिएक्शन की जो स्पीड है उसको बढ़ा देगा, यानी कि इनिशियल सेटिंग टाइम को वो कम कर देगा, क्विकली आपको स्ट्रेंथ मिल जाएगी। एवरीवन क्लियर? तो एडमिक्सर हम लोग जो ऐड करते हैं वो ऐड किया जाता है एक तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि भाई हमारे पास में इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम को चेंज करता है, यानी कि अफेक्ट करता है। अफेक्ट करने का मतलब केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। तो ये उसकी कहानी है, पहली चीज तो ये। अब जब ये उसको अफेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ड्यूरेबिलिटी को भी अफेक्ट कर रहा है, पॉइंट यही हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सॉरी यहाँ पे हम लोग इसको लिख सकते हैं दैट इज कि हमारे पास में जो एडमिक्सर होते हैं वो कंक्रीट को ड्यूरेबल भी बनाते हैं, ठीक है। नाउ पॉइंट ये आता है कि जब हम कंक्रीट मिक्स के अंदर कुछ एडमिक्सर जब मिला रहे हैं, अलग से कुछ मिनरल्स या जो भी हम एलिमेंट मिला रहे हैं, वो एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रेनफोर्समेंट को कोरोड कर दे, क्योंकि फाइनली आरसीसी के अंदर रेनफोर्समेंट डालना है। अभी हम ओनली कंक्रीट की बात कर रहे हैं, रेनफोर्समेंट अभी वर्ड यूज भी नहीं कर रहे हैं, बट हम ये जानते हैं कि आगे जाके हम रेनफोर्समेंट भी लगाएंगे। तो हम पहले से इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि कंक्रीट में कोई भी ऐसा एडमिक्सर नहीं मिलाया जाएगा जो रेनफोर्समेंट को कोरोड कर दे। तो 9103 कोड के अनुसार हम ऐसा एडमिक्सर सेलेक्ट करेंगे जो कंक्रीट को ड्यूरेबल बनाए रखे, दूसरा वो रेनफोर्समेंट को कोरोड नहीं करे। क्लियर हो गया? तीसरा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एडमिक्सर इन द कंक्रीट, दैट क्या पर्पस होगा, तो ये जो है केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करता है और उसका एक्सप्लेनेशन ये है। तो सेकंड पॉइंट लिखिए सब लोग, सेकंड पॉइंट लिखिए सब लोग। एडमिक्सर आर एडेड टू अफेक्ट द एडमिक्सर आर एडेड to affect the chemical reaction बताओ सर आरसीसी आज से स्टार्ट हुआ है? नहीं 8-10 दिन हो गए, खत्म होने पे आ गया। विपिन पहला ही क्लास है बेटा। तो क्या लिखा हमने, एडमिक्सर आर एडेड टू अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन, टू अफेक्ट द केमिकल रिएक्शन। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा एडमिक्सर आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, एडमिक्सर आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ it makes the concrete durable and
it make the concrete durable and it should not corrode the it should not corrode the reinforcement. It should not corrode the reinforcement. It should not corrode the reinforcement. तो कंक्रीट को ड्यूरेबल भी बनाए रखें और ये रेनफोर्समेंट को कोरोजन यानी कोरोड भी ना करे, है ना। तो इस हिसाब से हम लोग जो है वो सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें किसी को? चलिए, एक पॉइंट जो है वो वाटर के अंदर रह गया था, तो साइड में कहीं लिख लीजिए, साइड में कहीं लिख लीजिए। एक पॉइंट रह गया, बोर्ड पे लिखिए सर। ओके ओके ओके, चलो तो मैं इसको दोबारा लिखूं या ये तो लिख लिया होगा? मैं नेक्स्ट टाइम सारे पॉइंट लिख दूंगा। एक वाटर वाले पॉइंट के अंदर, वाटर में हमने जो पॉइंट लिखे थे उसमें एक पॉइंट और रीड कर लो, शायद 10वां पॉइंट होगा। ये वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर की बात कर रहा हूं, वहां पे कहीं साइड में जगह होगी तो आप सब लोग उसमें मेंशन कर दीजिए, लिख लीजिए। फॉर प्योर केमिकल रिक्वायरमेंट, प्योर केमिकल फॉर प्योर केमिकल रिक्वायरमेंट प्योर केमिकल रिक्वायरमेंट, प्योर केमिकल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया भाई? साफ साफ लिखा है केमिकल रिक्वायरमेंट और वो भी प्योर। प्योर का मतलब जितना सीमेंट हमने मिलाया है वो पूरा का पूरा हाइड्रेट होना चाहिए। दैट इज द मीन ऑफ दिस। तो इसका मतलब क्या हो गया? टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, the W/C ratio is the W/C ratio is 0.25। कई बार ये 0.23 भी लिखा था तो दैट्स ओके, मैं इसको इसी में मेंशन कर देता हूं। तो 0. अरे यार, ये शायद पूरा मिस हो गया। तो वाटर के अंदर पॉइंट लिख लीजिए, फॉर प्योर केमिकल रिक्वायरमेंट, प्योर केमिकल रिक्वायरमेंट, केमिकल रिक्वायरमेंट का मतलब हो गया टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, टू कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, the W/C ratio is 0.23 से लेके 0.25। दोनों डेटा एक्सेप्ट किए गए, सो आप इसको लिख सकते हैं। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, ये ओनली हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से नहीं है। एक्सपोजर कंडीशन में हम लोग जो हैं उसका W/C रेशियो जो है वो अलग लेते हैं, राइट? अलग इन द सेंस कि 0.55 और 0.6 तक जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो ये इसका हो गया। नाउ एडमिक्सर को लेके हम लोग पॉइंट लिख चुके हैं, तो आई थिंक सारा हो गया। एडमिक्सर के अंदर हमने पॉइंट क्या लिखा था? पहला ये केमिकल रिएक्शन को क्या लिखा था? एडेड एज पर द I9103। दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि एडमिक्सर जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिखा था कि एडमिक्सर आर सेलेक्टेड on the basis of it make the concrete durable and it should not corrode the reinforcement। तो ये कंक्रीट जो है उसको ड्यूरेबल भी बनाना चाहिए, दूसरा ये जो है रेनफोर्समेंट को कोरोड नहीं करना चाहिए। क्लियर? तो
ये हमारे पास में कंक्रीट की डेफिनेशन होती है। कोई डाउट हो तो बताइए, कोई डाउट हो तो बताओ। तो और भी ज्यादा आपको बताया जाएगा, राइट। IS 456 क्या कहता है, उन सारी बातों में से वो सारा पॉइंट हमने यहां लिखा है, ठीक है ना। तो रेस्ट पॉइंट यू विल डिस्कस इन द CT कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों हम यहाँ पे अगर थोड़ी सी बात करें तो भाई हमने जो है स्ट्रक्चर का डेफिनेशन हो गया, सीमेंट का हो गया, कंक्रीट का डेफिनेशन यहाँ पे फिनिश होता है, कंक्रीट का डेफिनेशन यहाँ पे फिनिश होता है। तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताइए किसी को भी। जानते हैं, यहाँ पे हम ये जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग वाटर ऐड करते हैं या एडमिक्सर ऐड करते हैं तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है और एक पॉइंट के बाद में जाके स्ट्रेंथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, राइट। तो वाटर और एडमिक्सर जो है ये भी ध्यान में रखते हुए ऐड किया जाता है कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़नी चाहिए, ठीक है। तो नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट लिखिए आगे, नोट करके पॉइंट लिखिए। वाटर एंड एडमिक्सर, वाटर एंड एडमिक्सर are added as per strength requirement, water and admixture are added as per strength requirement. Water and admixture are added as per strength requirement. ओके, चलो अब आते हैं क्वेश्चन ये आता है कि स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट किसकी स्ट्रेंथ, कंक्रीट की स्ट्रेंथ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, यहाँ नोट 1 हो गया और इसी के अंदर हमारे पास में एक वर्ड आ गया स्ट्रेंथ रिक्वायरमेंट। तो फिर दिमाग में क्वेश्चन ये भी आता है कि स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है। तो माय डियर फ्रेंड्स अब ये बताइए कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो नोट 2 के अंदर हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन, हाँ जी। मैं चाहता हूं ईच वन ऑफ यू पार्टिसिपेट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन किस किस पे डिपेंड करता है ये, जो भी याद है, जो भी दिमाग चलता है, चाहे कैसे भी सोच पा रहे हैं, प्लीज आंसर दीजिए। ओके, पहला है संकेत, ग्रेड ऑफ सीमेंट, एडमिक्सर, एग्रीगेट, एडेड, ओके। चंद्र प्रकाश, एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ वाटर आल्सो, संकेत, संदीप, एग्रीगेट सीमेंट। आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू प्लीज पार्टिसिपेट। बोलोगे तो जानोगे और जानोगे तो परफॉर्म करोगे। एट द टाइम ऑफ मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, प्रिंस, वाटर सीमेंट रेशियो, काजल, वाटर सीमेंट रेशियो, अरजीत, शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, वाटर एडेड, कॉम्पैक्ट मेथड, वाटर सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट साइज, वाटर क्वालिटी, स्ट्रक्चर ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट, व्योम मिश्रा, वाटर एडमिक्सर, शेप एंड साइज ऑफ एग्रीगेट, क्वांटिटी ऑफ वाटर, मेथड ऑफ क्यूरिंग, रो वाटर, रो मिन मटेरियल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ग्रेड, आंसर दे देंगे। तो फिर सबका आंसर मिला के सही है, कंप्लीटली किसी का सही नहीं है। बताओ, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पे डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ इस पे डिपेंड करती है। वेरी गुड बेटा। चलो चलो, ओके ओके ओके, चले। तो
अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई कंक्रीट किस किस पे डिपेंड करती है और बिना रटे उसको कैसे याद रखना है, राइट। तो चलो इधर ध्यान दो। मुझे नहीं पता कंक्रीट किस किस पे डिपेंड करती है और कौन कौन से सारे पैरामीटर, सब कुछ इंक्लूड हो जाना चाहिए, तो आई डोंट नो, तो उसको हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अब पॉइंट ये आता है कि सर हम सोचे कैसे, तो पहला हम सोचने का दायरा ये रख लेते हैं, पहला हम सोचने की जो है पोजीशन रख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि भाई हमारे पास में कंक्रीट बनने से लेके प्लेसिंग तक, जब तक हार्ड नहीं हो जाती तब तक जो जो पैरामीटर होंगे सब उसको अफेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ फॉर मेकिंग कंक्रीट, ये हो जाएगा मेरे पास में मेकिंग कंक्रीट, और ये हो जाएगा प्लेसिंग वाले पार्ट में, प्लेसिंग वाले पार्ट के अंदर जो फाइनल हम वर्क करते हैं। जब मैं कंक्रीट बना रहा हूं तो कौन कौन से पैरामीटर होंगे, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा मेरे पास कि भाई मैंने टाइप ऑफ सीमेंट कौन सा लिया है, एग्रीगेट कौन सा लिया है, और वाटर कौन सा यूज किया है, एडमिक्सर कौन सा यूज किया है, राइट। और ये मैंने किस क्वांटिटी यानी कि किस प्रोपोर्शन में लिया है उस पर भी डिपेंड करेगा। फिर और क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे जो है वो मिक्सिंग किस तरीके से कर रहा हूँ, बाय हैंड कर रहा हूँ, मशीन से कर रहा हूँ, या किस तरीके से किया जा रहा है, तो मिक्सिंग पैटर्न पे हो जाएगा, राइट। ओके, एंड ये बाकी और क्या हो सकता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जाएगा। और क्या हो सकता है कि आपने जो है वो एडमिक्सर का हो गया, हाँ। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यहाँ पे हम बात करें प्रोपोर्शन को लेके, मिक्सिंग पैटर्न को लेके और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को लेके। तो जिसने भी ऐसा, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक वाटर सीमेंट रेशियो W/C रेशियो वो भी है, ऑब्वियसली बात है, दैट्स मेन पैरामीटर। तो ये सारे पैरामीटर कंक्रीट की स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे जब आप बना रहे होते हैं। तो मैं इसको सिंपल लिख देता हूं, इस वाले पार्ट को सिंपल क्या लिख देता हूं, क्वालिटी, क्वांटिटी और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट एंड मिक्सिंग पैटर्न, सिंपल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहला डिपेंड्स ऑन, पहला हो जाएगा क्वालिटी एंड proportion of material, इसमें वाटर बाय सीमेंट रेशियो भी इंक्लूड है, और इसी के अंदर क्या हो जाएगा, क्वालिटी एंड प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, और ये हो जाएगा दैट इज मिक्सिंग पैटर्न आपने किस तरीके से मिक्स किया उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। चलो, तो ये तो हमने बनाते टाइम जो भी था उसका कंक्लूजन लिख दिया। अब आते हैं प्लेसिंग के टाइम। कंक्रीट यहां से बन गई, अब हम यहाँ पे प्लेस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आता है मेरे पास में प्लेस कर रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि प्लेसिंग मेथड कैसा है। सबसे पहले तो यही हो जाएगा प्लेसिंग मेथड, MTD का मतलब मेथड। प्लेसिंग मेथड कैसा है, आप पान से कर रहे हैं या